सभी साथी को नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आपसे आग्रह रहेगा कि यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं तो आखिरी तक अवश्य देखिएगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। और साथियों, मैं बता दूं कि मैं अपना कंटेंट खुद बनाता हूँ, इसलिए गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है और बहुत कम समय में बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों को देने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जी के जो जेपीएससी पीटी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। दोस्तों, इस सेशन में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जिसे पूछे जाने की संभावना काफी अधिक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल क्या है दोस्तों? पहला सवाल है, कहता है कि झारखंड में प्रथम बिजली घर किस स्थान पर स्थापित किया गया था? आंसर कीजिएगा। झारखंड में प्रथम बिजली घर किस स्थान पर स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तिलैया में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये जल विद्युत संयंत्र था, ये जल विद्युत संयंत्र था। ठीक है, और कोडरमा जिले में इसे स्थापित किया गया था। क्लियर? किस नदी पर है? तो ये बराकर नदी पर है, बराकर नदी में है। और 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, 1953 में ही बोकारो जो है, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन की भी स्थापना की गई थी, लेकिन ये है ताप विद्युत, याद रखिएगा, ताप विद्युत है। ठीक है, जबकि कोडरमा वाला तिलैया जो है जल विद्युत केंद्र है। क्लियर है? चलिए अगला क्या है? अगला है, देश में सर्वाधिक कोयला वाला राज्य कौन सा है? देश में सर्वाधिक कोयला भंडार वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा झारखंड है। ठीक है, लेकिन उत्पादन के मामले में ये कितने नंबर पर आता है? तो ये तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, यहाँ भारत के कुल कोयला भंडार का कितना प्रतिशत है? 26 से 27% तक यहाँ पर पाया जाता है। झरिया, बोकारो, गिरिडीह, ये सभी जो है कोयला क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, उत्पादन के मामले में झारखंड जो है तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ और दूसरे नंबर पर उड़ीसा है। क्लियर? देखिए, इसका क्रम बदलते रहता है, इसका क्रम बदलते रहता है, लेकिन झारखंड का स्थान कौन सा है? तो तीसरा है। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, बिजरा बाग निम्नलिखित में से किसका पुराना नाम है? बिजरा बाग, देखिए ये डाल्टनगंज का पुराना नाम है दोस्तों। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाल्टनगंज इसका नाम कब पड़ा था? 1861 में। ठीक है, और किसके नाम पर पड़ा था? तो यहाँ छोटा नागपुर के कमिश्नर थे, उनका नाम था कर्नल एडवर्ड डुइट डाल्टन। इन्हीं के नाम पर बिजरा बाग का नाम डाल्टनगंज किया गया था। अब इसे किस नाम से जाना जाता है? तो अब इसे मेदिनी नगर के नाम से जाना जाता है, मेदिनी नगर के नाम से जाना जाता है। ये कब रखा गया? 2004 में रखा गया। और किसकी सम्मान में रखा गया? तो चेरो राजा मेदिनी राय के सम्मान में, मेदिनी राय के सम्मान में। और यही मेदिनी राय ने नया किला का निर्माण कराया था, आप सभी जानते होंगे, जो औरंगा नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट, अगला है, झारखंड के किस व्यक्ति को लाल बाबू के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा, लाल बाबू के नाम से राधा कृष्ण को जाना जाता है। ये कहाँ के निवासी थे दोस्तों? रांची के निवासी थे, रांची के निवासी थे। और रांची में अपर बाजार के निवासी थे, आप सभी जानते होंगे अपर बाजार का नाम। ठीक है, ये साहित्यकार थे दोस्तों, ये साहित्यकार थे। इनका जो लेख है प्रेमचंद धारा,
प्रेमचंद धारा इनकी रचना का नाम है। अगला कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? कुल 36 टीम ने भाग लिया था। ठीक है, कुल 36 टीम ने भाग लिया था। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 34वां राष्ट्रीय खेल कब हुआ था दोस्तों? 2011 में हुआ था। ठीक है, इसमें आयोजक रांची, जमशेदपुर और धनबाद। लेकिन पहला और आखिरी मैच कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था। रांची की बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में हुआ था। उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? MOH फारूक ने किया था। MOH फारूक ने किया था, जो कि उस समय के राज्यपाल थे। ठीक है, मसाल किसने जलाया था? तो मसाल दीपिका कुमारी ने जलाया था, जो कि झारखंड की क्या है? तीरंदाज है। क्लियर? अगला कर लीजिए। घाघरी जलप्रपात राज्य के किस जिले में है स्थित है? ये घाघरी जलप्रपात जो है किस जिले में है? तो ये लातेहार जिले में है। ठीक है, लातेहार जिले में और कौन कौन से जलप्रपात देखने को मिलता है दोस्तों? मिर्चैया जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, कांती जलप्रपात, सुगा बांध, ये सभी जो है लातेहार में देखने को मिलेगा। ठीक है, घाघरी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 320 फीट इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्या है, झारखंड राज्य के सारंडा वन क्षेत्र में संचालित नक्सल विरोधी अभियान का नाम क्या है? तो सारंडा वन में जो है ऑपरेशन एनाकोंडा चलाया गया था और ये नक्सल विरोधी अभियान है। ठीक है, और नक्सलियों के सफाई के लिए से चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों? तो झारखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया था, प्लस CRPF के द्वारा यहां पर चलाया गया था। इसका उद्देश्य माओवादियों के ट्रेनिंग कैंपों को नष्ट करना था। इसके बाद जो है एनाकोंडा 2 भी चलाया गया था दोस्तों। और क्या चलाया गया था? ऑपरेशन मेगा बुरू भी चलाया गया था। ऑपरेशन मेगा बुरू भी चलाया गया था। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, झारखंड राज्य के किस शहर में पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय अवस्थित है? यानी PMCH, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यानी कि PMCH। ठीक है, कहां अवस्थित है? तो धनबाद में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनबाद। स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1971 में की गई थी। ठीक है, और ये किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय से। विनोबा भावे विश्वविद्यालय से संबंध रखता है। उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट अगला है, सिद्धू का जन्म किस वर्ष हुआ था? सिद्धू का जन्म किस वर्ष हुआ था? आप सभी जानते हैं कि सिद्धू कान्हू चांद भैरव फुल्लो झानो संथाल विद्रोह से संबंधित है। तो यहां पर प्रश्न है कि सिद्धू का जन्म कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। जबकि कान्हू का जन्म कब हुआ था? तो 1820 में हुआ था। चांद का जन्म 1825 में हुआ था। जबकि भैरव का जन्म जो है 1835 में हुआ था। 5-5 साल का अंतर है, 5-5 साल का, और लास्ट में 10 साल का अंतर है। ये बातें याद करके रखिएगा, सभी के जन्म दिवस ये आपको याद रहेंगे। ठीक है, सिद्धू का जन्म 11 अप्रैल 1815 को हुआ था। कहाँ? साहेबगंज जिला में हुआ था। साहेबगंज के भोगनाडीह गांव में। ठीक है, भोगनाडीह गांव में हुआ था। और ये संथाल हुल विद्रोह के नेता थे। ठीक है, संथाल हुल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था और 1857 से ठीक पहले हुआ था। क्लियर? चलिए
अगला क्या है, झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? देखिए झारखंड राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 5 है। कुल कितने प्रमंडल है? तो 5 प्रमंडल है। ठीक है, ये प्रमंडल कौन कौन है दोस्तों? पलामू प्रमंडल, जिसमें गढ़वा, पलामू और लातेहार आता है। उत्तरी छोटा नागपुर, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़ आते हैं। इसमें संथाल परगना, इसमें देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा आता है। दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा आते हैं। और कोल्हान प्रमंडल में आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड राज्य कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो आप सभी देख रहे होंगे 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लगने वाला झारखंड का एकमात्र जिला कौन है दोस्तों? तो ये गढ़वा जिला है। ठीक है ना दोस्तों, यहां पर मैं बताते चलूं कि बिहार से झारखंड के कितने जिले लगते हैं? तो 10 जिले लगते हैं। ठीक है, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद नहीं लगता है दोस्तों, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। आई बात समझिए। पश्चिम बंगाल से भी झारखंड के 10 जिले लगते हैं। आप देख सकते हैं साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। छत्तीसगढ़ के साथ जो है 4 जिले हैं, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। जबकि उड़ीसा के साथ भी 4 जिले सीमा साझा करते हैं, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत का 2.42% आता है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद करके रखिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला है, झारखंड में सर्वाधिक अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या वाला जिला कौन है? ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह। नेक्स्ट करते हैं। और दोस्तों आप सभी को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, ऐसा मेरा आशा है। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड और बाद में कांगजोल के नाम से जाना गया? वो क्षेत्र है संथाल परगना। संथाल परगना को पहले जो है नरीखंड के नाम से जाना जाता था, बाद में से कांगजोल कहा जाने लगा। और चीनी यात्री वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में इस क्षेत्र को क्या कहा है? की चिंग काइला कहा है। की चिंग काइला, की चिंग काइला कहा है। ठीक है ना, काइला। इसका अर्थ क्या है? कांकजोल। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? कहां से मिले हैं दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम से मिले हैं। ठीक है, और सिंहभूम में कहां से? तो चक्रधरपुर, बोरीडीह और संजय जो नदी घाटी जो क्षेत्र है वहां से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति कहां से मिली है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सीतागढ़ पहाड़ से मिला है। सीतागढ़ पहाड़, सीतागढ़ पहाड़ से मिला है। ठीक है, और ये सूरज कुंड के पास है। ठीक है, यहां से भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है। और किसकी मूर्ति मिली है? तारा देवी की मूर्ति मिली है। तारा देवी की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट अगला कर लीजिए। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? देखिए, मदुही पहाड़ से मिले हैं,
ठीक है। मधुही पहाड़ कहाँ है? तो हजारीबाग में है। हजारीबाग में यहाँ पत्थर को काटकर 4 मंदिर बनाया गया है। कितने मंदिर बनाए गए हैं? तो 4 मंदिर बनाए गए हैं। ठीक है। सतगावा भी हजारीबाग में है, हजारीबाग में है। ठीक है। और यहाँ गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं, गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष। यहाँ पर बात कर लिया जाए पिठोरिया की, तो पिठोरिया रांची में है, रांची में है। और यहाँ एक पहाड़ी पर प्राचीन कुआं मिला है जो गुप्त काल का है। क्या मिला है? कुआं मिला है जो किस काल का है? तो गुप्त काल का है। तो कहाँ से गुप्तकालीन अवशेष नहीं मिले हैं? वेणु सागर से नहीं मिले हैं। ठीक है। वेणु सागर से क्या मिला है दोस्तों? जैन अवशेष मिला है, जैन अवशेष। अगला क्या है? 1589 ईस्वी में अकबर ने निम्नलिखित में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? तो मान सिंह को नियुक्त किया था। क्लियर। मान सिंह कौन थे दोस्तों? आमेर के राजा थे, आमेर के कछवाहा राजा थे, कछवाहा राजा। ठीक है। 1589 में ही उन्हें अकबर ने राजा की उपाधि दी थी और 1589 में ही उसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया था। क्लियर। और बिहार झारखंड का सूबेदार के रूप में उन्होंने झारखंड के चेरो राजवंश को अपने नियंत्रण में लिया था। याद करके रखिएगा। चलिए अगला क्या है? और दोस्तों आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है, इनमें से कहाँ के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना लिया था? कहाँ के राजा ने? आंसर कीजिएगा। इनमें कहाँ के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना लिया था? सही आंसर हो जाएगा रक्सेल राजाओं ने। ठीक है। खुखरागढ़ पर आक्रमण किया था और किले की घेराबंदी कर दी थी। और इसी घेराबंदी के दौरान जो है प्रतापकर्ण को किले के भीतर ही बंदी बना लिया गया था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जयकृष्ण राय की हत्या कर दी या पलामू किले पर अधिकार कर लिया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किस लड़ाई में? सही आंसर हो जाएगा चेतमा की लड़ाई में। ठीक है। चेतमा की लड़ाई किसके बीच होता है? जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय जो है साथ में रहते हैं और उसका विरोधी कौन होता है? जयकृष्ण राय। ठीक है। और जयकृष्ण राय यहां पर पराजित होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और जयनाथ सिंह पलामू पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद जयनाथ सिंह चित्रजीत राय को पलामू का शासक बनाता है और खुद क्या बनता है? खुद उसका दीवान बन जाता है। ठीक है। इससे पहले जयकृष्ण राय ने जयनाथ सिंह के चाचा की हत्या कर दी थी। जयनाथ सिंह के चाचा की हत्या की थी, चाचा की हत्या। अगला क्या है? अगला है, घटवार विद्रोह कब शुरू हुआ था? देखिए घटवाल विद्रोह जो है 1772 से 1773 तक चलता है। स्टार्ट कब हुआ था? 25 अक्टूबर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 अक्टूबर 1772। ठीक है दोस्तों, घटवाल विद्रोह क्यों शुरू होता है? यहाँ का रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह होता है। ठीक है। इसका एक संबंधी होता है तेज सिंह। तेज सिंह और तेज सिंह जो है मुकुंद सिंह के राजगद्दी को हथियाना चाहता है, इसलिए वो अंग्रेज से मिलता है और दोनों तरफ से मुकुंद सिंह पर आक्रमण कर देता है। ठीक है। चूंकि घटवाल जो है मुकुंद सिंह के समर्थक होते हैं, इसीलिए घटवाल विद्रोह होता है। ठीक है। किसके खिलाफ? अंग्रेजों और तेज सिंह के खिलाफ।
लेकिन यहाँ पर मुकुंद सिंह हार जाते हैं और फिर अंग्रेज तेज सिंह को राजा बना देते हैं। क्लियर। चलिए अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए चुट्टू पालू घाटी में किसने मार्ग अवरुद्ध कर दिया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, शेख भिखारी ने ऐसा किया था। शेख भिखारी कौन थे दोस्तों? टिकैत उमराव सिंह के सेनापति थे। ठीक है, और इसी ने ही चुट्टूपाली घाटी में रणनीति बनाई थी और मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। इसके लिए पेड़ों को काटकर डालियां गिरा दी गई थी, इससे अंग्रेज आगे नहीं बढ़ सके और अंग्रेज को काफी कठिनाई हुई। बाद में टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दे दिया गया था। कब दे दिया गया था? 8 जनवरी 1858 को यहाँ पर फांसी दे दी गई थी। क्लियर। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है झारखंड में किस वर्ष रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना की गई थी? देखिए रोमन कैथोलिक मिशन की यहाँ पर बात हो रही है ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1869 में। और याद रखिएगा इसी वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म इसी वर्ष हुआ था। देखिए रोमन कैथोलिक मिशन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा का विकास करना और आदिवासी समाज में सामाजिक और धार्मिक कार्य करना, इसका उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्या है? आदिवासी महासभा के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए आदिवासी महासभा की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो आदिवासी महासभा को पहले किस नाम से जाना जाता था? संथाल छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये कितने संगठनों को मिलाकर बना था? तो ये 5 संगठनों को मिलाकर बनाया गया था। बाद में इसका नाम आदिवासी महासभा कर दिया जाता है और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनते थे? जयपाल सिंह। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह थे। ठीक है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? अलग राज्य के निर्माण के लिए सुसंगठित और योजनाबद्ध संघर्ष करना इसका उद्देश्य था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है किस कालखंड में झारखंड कुषाण शासक कनिष्क के अधीन रहा? सही आंसर हो जाएगा 78 से 101 ईस्वी के बीच। ठीक है, कुषाण साम्राज्य का विस्तार जो है कहां तक था? उत्तर पश्चिम भारत से लेकर गंगा घाटी के कुछ भाग तक था ना, और इसका प्रभाव आपको झारखंड में भी था। नेक्स्ट क्या है? पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है? पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को बरकंदाज कहा जाता है। ठीक है, कार्य क्या है? गांव में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, पंचायत के आदेशों को लागू करना और अपराध और डकैती पर नजर रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा महतो कहा जाता है। अगला कर लीजिए। जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं मांझी शासन व्यवस्था की। तो मांझी शासन व्यवस्था किससे संबंधित है? तो ये संथाल जनजाति से संबंधित है। और मांझी शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है और इसका प्रधान कौन होता है? तो मांझी होता है। ठीक है, मांझी का सहायक कौन होता है दोस्तों? जोग मांझी होता है। मांझी का सहायक जोग मांझी होता है। और जब जोग मांझी अवेलेबल नहीं रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो इसके बदले में जोग परानिक जो है
कार्य करता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला है, प्रत्येक गांव से संबंधित घटनाओं और समस्याओं से सोहर को कौन अवगत कराता है? देखिए, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये खड़िया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ढोकलो का अर्थ क्या होता है? पंचायत होता है। और सोहर का क्या अर्थ होता है? अध्यक्ष होता है। क्लियर? तो प्रत्येक गांव से संबंधित घटनाओं और समस्याओं से सोहर को कौन अवगत कराता है, यानी अध्यक्ष को कौन अवगत कराता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा करटाहा कराता है। नेक्स्ट क्या है? अगला है, कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? देखिए, कोरवा जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या है? पंचायत में जो विवाद होता है इसको सुलझाना काम है। ठीक है, और अंतरग्रामीण समस्याओं को कौन सुलझाता है? तो याद रखिएगा, बड़ा मुखिया सुलझाता है, बड़ा मुखिया, क्योंकि मुखिया से ऊपर होता है। छोटा नागपुर भूस्वामी काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को कब लागू किया गया था? 1879, 1897, 1908, 1949। देखिए, 1908 में CNT एक्ट लाया गया था दोस्तों। ठीक है, और 1949 में SPT एक्ट लाया गया था। ठीक है, और 1897 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया था, बंगाल काश्तकारी एक्ट लाया गया था। जबकि छोटा नागपुर भूस्वामी काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को 1879 में लाया गया था, लागू किया गया था। चलिए, अगला है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है? देखिए, काश्तकार के अंतर्गत जो है भूधारक, रैयत और भंडारी खुदकटीदार को शामिल किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, काश्तकार किसे कहा जाता है दोस्तों? वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है और उसका लगान चुकाता है, उसे काश्तकार कहा जाता है। और काश्तकार के अंतर्गत भूधारक, रैयत, भंडारी, खुदकटीदार आते हैं। दोस्तों, झारखंड जीके का ये महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं सीरीज नंबर 12 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।